आईपीएल खत्म हो चुका है। आरसीबी की टीम बैक टू बैक चैंपियन बन चुकी है और आपको याद है मैंने कब बोला था कि आरसीबी की टीम इस बार चैंपियन बनेगी, जब कृणाल पांड्या ने वो मैच जिताया था। और उसके बाद देखिए आरसीबी क्या कमाल खेली है और बैक टू बैक ट्रॉफी उन्होंने जीत ली है। लेकिन अब आईपीएल के बाद बारी है इंडियन क्रिकेट की, क्योंकि अब जैसे ही आईपीएल खत्म हुआ है इंडिया की टीम को बहुत सारी सीरीजेस खेलनी है और इस बीच में कई सारी डेवलपमेंट हुई। इंडिया का ए स्क्वाड अनाउंस हुआ, जहां पर श्रीलंका में ट्रायंगुलर सीरीज खेली जाएगी, अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच, वनडे खेला जाएगा। उसके अलावा अभी इंडिया की टीम जो है वो आयरलैंड का दौरा करेगी, वहां पर 2 T20 के मैचेस खेले जाने हैं। फिर इंग्लैंड में 5 T20 3 वनडे के मैचेस खेले जाएंगे। उसके बाद जिम्बाब्वे में 3 T20 मैचेस खेले जाने हैं एंड देन बारी आएगी एशियन गेम्स की, जिसके लिए अभी प्रॉबल 30 प्लेयर्स का अनाउंसमेंट बीसीसीआई की तरफ से कर दिया गया है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि उस 30 में से कौन से 15 प्लेयर हैं जो वहां पर सेलेक्ट होने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया की टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी ओडीआई सीरीज खेलेगी और वो ओडीआई सीरीज जो है वो एशियन गेम्स के साथ ओवरलैप कर रही है। और वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो सीरीज होगी वो 27 सितंबर से खेली जाएगी और एशियन गेम्स 19 सितंबर से शुरू होंगे, तो वो ओवरलैप करेंगे। इसकी वजह से होगा ये, जो प्लेयर ओडीआई टीम का हिस्सा होने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ अब आपकी ओडीआई वर्ल्ड कप की भी तैयारी चल रही है, तो उस हिसाब से जो प्लेयर ओडीआई टीम का इंटीग्रल पार्ट हैं वो इस T20 टीम में नहीं रहने वाले हैं। तो जब नहीं होंगे, कौन कौन से प्लेयर होंगे उस पर हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। 30 खिलाड़ियों की लंबी लिस्ट है, जिसमें सबसे पहला नाम तो यशस्वी जायसवाल का है। अब यशस्वी जायसवाल वैसे इंडिया की टेस्ट टीम का पार्ट हैं, वनडे की टीम में भी वो आए थे, लेकिन अभी T20 की बात हो रही है और T20 में इस वक्त पर कंपटीशन इतना ज़्यादा है ना, स्पेशली ओपनिंग में अगर आप देखो आपके पास इतने सारे ओपनर्स आ गए हैं, समझ ही नहीं आ रहा कि आप किसको सेलेक्ट करें, किसको छोड़ें। हर कोई अच्छा कर रहा है इस वक्त पर। अगर आप देखो अभिषेक शर्मा आउटस्टैंडिंग सीजन उनके लिए गया, तो आप उनको तो रखेंगे। संजू सैमसन ने भी कहीं ना कहीं अच्छा किया। ईशान किशन तो नंबर 3 आ गए थे, वैसे वो भी ओपन ही कर रहे थे, तो वो 3 ओपनर जो आपके T20 वर्ल्ड कप में थे वो तो एक तरह से रहने वाले हैं। अब नए ओपनर में कौन आ सकता है इन खिलाड़ियों में, तो मुझे लगता है कि वैभव सूर्यवंशी को जरूर सेलेक्ट करना चाहिए और शायद जो आयरलैंड टीम जाएगी वहीं से वैभव सूर्यवंशी को सेलेक्ट करना चाहिए। रीज़न साफ है, अब कुछ और बताने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, आईपीएल क्रिकेट के इतिहास में इतने छक्के किसी ने नहीं लगाए, इस इम्पैक्ट के साथ किसी ने बल्लेबाजी नहीं की। रन्स तो इनसे ज़्यादा भी बनाए हैं, बाकियों ने, बहुत सारे लोगों ने बनाए हैं। और आप देखिए कि इस आईपीएल में क्या बात हो रही थी कि 15 साल के लड़के के ऊपर पूरी टीम डिपेंड करती है और आखिर के दोनों मैचेस में उसने जिस तरह की पारी खेली, तो जो क्रिकेट के पंडित थे वो कह रहे थे कि नहीं, वैभव सूर्यवंशी को अभी थोड़ा सा और वेट करना चाहिए, अभी और देखना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि अब कुछ भी देखने के लिए रहा है। आप उनको कम से कम जो है वो T20 क्रिकेट तो खिलाइए। इवन मैं तो इससे एक कदम आगे जाऊंगा, ये जो अफगानिस्तान वाली टेस्ट सीरीज थी, अगर आपको खिलाना था ना, आप वैभव सूर्यवंशी को वहाँ पर भी खिला सकते थे और उनको बहुत ज़्यादा एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं है कि आप सडनली जाके आप उनको ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड इन जगहों पर खिला दें। आप उनको टेस्ट मैचेस इंडिया में खिलाइए और इंडिया के लिए नंबर 3 की पोजीशन जो है वो अभी आप स्ट्रगल कर रहे हैं ना, ढूंढ रहे हैं कि किसको खिलाएं, साई सुदर्शन को खिलाएं या ध्रुव जुरैल को ऊपर लेके आएँ, किसको लेके आएँ। आई थिंक जिस तरह की काबिलियत इन्होंने दिखाई है, जिस तरह की कंसिस्टेंसी इन्होंने दिखाई है टेस्ट मैचेस में, अभी ये कहना थोड़ा सा दूर की कौड़ी है कि कितने सक्सेसफुल होंगे कितने नहीं होंगे। लेकिन जो चीज़ ये प्लेयर लेके आ रहा है ना टेबल पर आज की डेट में, वो और किसी प्लेयर को लाते हुए मैंने कभी नहीं देखा। सचिन तेंदुलकर, कई दशक पहले उनके बारे में बात होती थी, बट पिछले 25-30 साल में तो मैंने नहीं देखा कि कोई प्लेयर इस तरह से आया हो। दुनिया की क्रिकेट में बहुत बड़े बड़े प्लेयर खेल गए, लेकिन जो कारनामा वैभव सूर्यवंशी कर रहे हैं, जिस तरह का इम्पैक्ट वो डाल रहे हैं, और टेस्ट क्रिकेट में अगर ये बंदा जब खेलेगा ना, तो भाई साहब देखने का जो हुजूम लगेगा ना, वो लंबे लंबे रन भी बनाएंगे, क्योंकि इतना ईजिली आउट होते नहीं हैं और जिस तरह से खेलते हैं। अभी जूनियर लेवल पर उन्होंने रणजी ट्रॉफी में देखिए, जो अंडर 19 लेवल पर जो टेस्ट मैचेस खेले उन्होंने वहाँ पर भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। तो ऐसा नहीं है कि उनको आप लंबी क्रिकेट खिला नहीं सकते। और लंबी क्रिकेट खेलने से होता क्या है कि आपकी टेक्निक और टेम्परामेंट में जो थोड़ी बहुत खामियां होती हैं ना, वो और बेटर हो जाती हैं। देखिए प्राइमरीली तो वाइट बॉल के प्लेयर रहेंगे, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये लंबी क्रिकेट भी खेल सकते हैं और इंडिया के लिए लंबा भी खेलेंगे। तो इस लिस्ट में यशस्वी जायसवाल नहीं आते, अभिषेक शर्मा रहेंगे। दूसरा प्लेयर आपको वैभव सूर्यवंशी को सेलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद ईशान किशन, चूंकि अब इंडिया की ओडीआई टीम का हिस्सा वो बन गए हैं
और केएल राहुल के साथ दूसरे विकेट कीपर वो ओडीआई में रहेंगे, तो मुझे लगता है कि एशियन गेम्स में शायद वो मिस आउट कर सकते हैं, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप के पॉइंट ऑफ व्यू से ईशान किशन का रोल जो है वो धीरे धीरे करके इंपॉर्टेंट होता हुआ जा रहा है। संजू सैमसन रहेंगे, क्योंकि संजू सैमसन सिर्फ T20 में है, तो वो यहाँ पर भी हो सकते हैं। शायद कप्तानी भी उनको दी जा सकती है, क्योंकि सबसे सीनियर मोस्ट प्लेयर जो है वो इस टीम में मेरे हिसाब से संजू सैमसन ही रहने वाले हैं। श्रेयस अय्यर ओडीआई टीम में होंगे। ओडीआई में उनकी इंपॉर्टेंस आप सबको पता है, 4 नंबर पर, और अभी के सिनारियो में श्रेयस अय्यर T20 टीम में आ जाएंगे ऐसा मुश्किल भी लगता है। चूंकि ये 30 प्रॉबेबल अनाउंस हुए हैं, तो इसमें सबको ही डाल दिया गया है, जिसको भी सेलेक्टर्स डाल सकते थे उसमें हर उस नाम को डाल दिया गया है जो किसी भी तरह से इंडियन टीम में सिलेक्शन का दावेदार हो सकता था। रजत पाटीदार जरूर नहीं है। अब रजत पाटीदार का देखना पड़ेगा कि उनको कहाँ एकोमोडेट किया जाता है, कैसे उनको सेलेक्ट किया जाता है। बट श्रेयस अय्यर चूंकि ओडीआई का इंटीग्रल पार्ट है और ओडीआई ओवरलैप कर रहा है, तो इस वजह से मुझे लगता है कि वो नहीं होंगे। देन ऋषभ पंत तो ना T20 में होंगे ना वनडे में होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट मैचेस की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। हार्दिक पांड्या ओडीआई के हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं, वैसे खेलने के लिए वो इस टीम में भी खेल सकते हैं। ओडीआई में उनका वर्कलोड मैनेजमेंट वगैरह भी आप देखते रहते हैं कि बीच बीच में वो मैसेज मिस आउट करते हैं, बट आई थिंक ओडीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि हार्दिक पांड्या भी इस सीरीज का हिस्सा ना हो। देन रिंकू सिंह T20 वर्ल्ड कप में थे, यहाँ पर मुझे लगता है कि अपनी जगह रिटेन करेंगे। सीजन भी ठीक ठाक गया है उनका केकेआर के लिए। तिलक वर्मा तो रहेंगे और शायद कप्तानी के या लीडरशिप रोल के जो है वो तगड़े कंटेंडर रहेंगे। श्रीलंका जो इंडिया ए की टीम जा रही है वहां पर वो ऑलरेडी कप्तानी कर रहे हैं, और कप्तानी का जो रहेगा कि सिलेक्शन किन 2 खिलाड़ियों के बीच होगा वो संजू सैमसन और तिलक वर्मा के बीच ही रहने वाला है। उसके बाद जसप्रीत बुमराह, आई डोंट थिंक कि वो इस एशियन गेम्स में आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। अक्षर पटेल माइट भी हो सकते हैं, क्योंकि अक्षर पटेल अब ओडीआई में उतना रेगुलरली फीचर नहीं हो रहे हैं। आपने देखा है पिछली कुछ ओडीआई सीरीजेज में कि रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल में से एक खेल रहा है, एक बेंच पर बैठ रहा है, इवन स्क्वाड में भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो T20 में इस टीम में उनकी इंपॉर्टेंस फिर बढ़ भी जाती है, उनका एक्सपीरियंस जिस तरह का है T20 क्रिकेट का। अर्शदीप सिंह ऑब्वियसली वो T20 टीम में ही आने वाले हैं। कुलदीप यादव आई थिंक वो ओडीआई टीम में जाएंगे, उस वजह से वो यहाँ पर नहीं होंगे। नीतीश कुमार रेड्डी वैसे तो किसी टीम में नहीं है, बट पॉइंट इज कि नीतीश कुमार रेड्डी जब आप अगला वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में खेलेंगे तो वहां पर आपको एक और फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत होगी। तो उस हिसाब से अगर तैयार करना है तो नीतीश कुमार रेड्डी को तैयार करने का सबसे अच्छा वक्त यही है, और ऐसे में आप उनको ओडीआई क्रिकेट खिलाएं, वहां पर थोड़ी सी लंबी गेंदबाजी कराएं, तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से तैयार हो सकते हैं। और फिर ओडीआई के हिसाब से भी उनको समझना पड़ेगा कि कब कैसे गेंदबाजी करनी है, तो इंडियन टीम को उनकी ज़रूरत ओडीआई टीम में ज़्यादा रहेगी, तो मेरे हिसाब से उनको उधर लेके जाना चाहिए। उसके बाद अगले प्लेयर हैं प्रसिद्ध कृष्णा। अब प्रसिद्ध कृष्णा यहाँ पर T20 टीम में आ जाएंगे। हालांकि वो वनडे की टीम में भी थे, बट वनडे की टीम से उनको बाहर करने की बात बहुत टाइम से चल रही थी, क्योंकि परफॉर्मेंसेस वैसी नहीं हो रही थी। परफॉर्मेंसेस तो T20 में भी नहीं हो रही थी, बट आईपीएल उनका पिछला भी अच्छा गया, ये वाला भी अच्छा गया। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो इंडिया की इस T20 टीम में उनकी जगह बन सकती है। वरुण चक्रवर्ती ऑब्वियसली रहेंगे, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे T20 वर्ल्ड कप से लेके आईपीएल के शुरुआती फेज में, लेकिन उन्होंने अच्छी वापसी कर ली। अनुकूल रॉय, आप कह सकते हैं कि ये जो नए नए प्लेयर्स यहाँ पर शामिल किए गए हैं, ये जस्ट आपको वो 30 मेंबर पूरे करने के लिए किए गए हैं। चूंकि अक्षर पटेल अगर आ गए तो फिर अनुकूल रॉय नहीं आ पाएंगे। हालांकि अनुकूल रॉय का प्रदर्शन जो है वो काफ़ी अच्छा रहा, केकेआर के लिए भी उन्होंने ठीक ठाक किया। बल्लेबाजी में उनसे थोड़ी और उम्मीदें थी कि अच्छी पारी खेलते, क्योंकि इस बार झारखंड के लिए जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे तो उन्होंने कुछ ज़बरदस्त पारियां खेली थी, बल्ले से भी मैचेस जिताए थे। गेंदबाजी तो अच्छी की थी, वो तो उन्होंने इस बार आईपीएल में भी अच्छी गेंदबाजी की और अच्छी तरह से कॉन्ट्रीब्यूट किया अपनी टीम के लिए। उसके बाद आयुष बदोनी। अब आयुष बदोनी धीरे धीरे करके हर जगह आ रहे हैं। अब जो भी है उनकी परफॉर्मेंस भी थी, ऐसा नहीं है कि उनके पीछे परफॉर्मेंस नहीं है। इस बार एलएसजी के लिए उतनी अच्छी नहीं रही, बट ठीक ठाक परफॉर्मेंस रही उनकी। उससे पहले आप उनका रणजी ट्रॉफी का सीजन देखिए, व्हाइट बॉल क्रिकेट देखिए, इंडिया की ओडीआई टीम में भी आए थे। एज ए ऑलराउंडर उनको कंसीडर किया जाता है। 4 नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ऑफ स्पिन गेंदबाजी कर सकते हैं, और यहाँ पर ये जो टीम है ना, वहाँ पर आयुष बदोनी की जगह बन सकती है। हर्ष दुबे के लिए जगह बनाना मुश्किल होगा, चूंकि अक्षर पटेल आ गए तो मुझे नहीं लगता है कि मल्टीपल लेफ्ट आर्म स्पिनर होंगे, और अगर मल्टीपल लेफ्ट आर्म स्पिनर होंगे भी तो वहाँ पर आप पैकिंग ऑर्डर देखेंगे कि आपने पहले किसको सेलेक्ट किया था। तो उस हिसाब से अगर जो लेफ्ट आर्म स्पिनर प्रेफर किया जा सकता है वो फिर शहबाज अहमद है। शहबाज अहमद ड्यूरिंग द T20 वर्ल्ड कप भी वो बैकअप ऑप्शन थे, उससे पहले जो सीरीज हुई थी वहाँ पर उनको रखा गया था वाशिंगटन सुंदर के लिए। तो वो मुझे लगता है कि अगर दूसरा लेफ्ट आर्म स्पिनर सेलेक्ट किया गया तो फिर वो शहबाज अहमद हो सकते हैं। उसके अलावा जो है वो ध्रुव जोरेल सेकंड विकेट कीपर रहेंगे। ध्रुव जोरेल जो है पहले भी इंडिया की T20 टीम का हिस्सा बने थे, बट अभी तक उनको उतना मौका नहीं मिल पाया, और इस बार का आईपीएल उनका ठीक ठाक गया है।
आउटस्टैंडिंग तो नहीं कहूँगा बट अबव एवरेज में ज़रूर कहूँगा। शायद उम्मीदें उनसे भी थोड़ी सी ज़्यादा थी कि थोड़ा और कंसिस्टेंट होते और थोड़ा और इम्पैक्ट देखने को मिलता, बट उन्होंने अच्छा किया है। इट्स नॉट लाइक कि उन्होंने बुरी परफॉर्मेंस दी है और वो यहाँ पर फिर डिजर्व करते हैं उस हिसाब से। खलील अहमद मुझे नहीं लगता है कि इस टीम में जगह बना पाएंगे। एक्सपीरियंस जरूर है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह आपके पास आ गए। अब या तो ये हो सकता है कि अर्शदीप उधर चले गए अगर ओडीआई में, तो फिर खलील अहमद आएंगे, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर खलील अहमद की जगह बन पाएगी। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ का भी नाम है और ऋतुराज गायकवाड़ को जो इंडिया ए की ट्रायंगुलर सीरीज होनी है वहां पर भी रियान पराग की जगह पर शामिल किया गया है। अब ऋतुराज गायकवाड़ जो पिछला एशियन गेम्स हुआ था वहां पर कप्तानी कर रहे थे इंडिया की टीम के और उन्होंने मेडल भी जिताया था इंडिया की टीम को। लेकिन आज के सिनारियो में अगर आप ऋतुराज गायकवाड़ को सेलेक्ट करेंगे तो खिलाएंगे कहाँ? उस हिसाब से मुझे लगता है कि अगर ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस जाएं और टीम कंपोजिशन जाएं तो ऋतुराज गायकवाड़ की एक्चुअल में जगह नहीं बनती। इस फाइनल 15 में अगर हम बात करें तो वहाँ पर जगह नहीं बनती। वैसे सीनियोरिटी के हिसाब से आ सकते हैं, बट अगर आप मेरिट पर जाएं तो ऋतुराज गायकवाड़ की जगह मेरे हिसाब से नहीं बनेगी। रवि बिश्नोई जरूर आ सकते हैं एक लेग स्पिनर के तौर पर। वरुण चक्रवर्ती हैं, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर हो गया, एक लेग स्पिनर और आप चूंकि कुलदीप यादव नहीं है तो रवि बिश्नोई को आप यहाँ पर रख सकते हैं। और फिर आपको अगर चौथा स्पिनर चाहिए तो शहबाज अहमद आ सकते हैं या फिर वाशिंगटन सुंदर आ सकते हैं। अब वाशिंगटन सुंदर का ये भी देखना रहेगा क्योंकि उनका तो वनडे में भी जो है वो रिक्वायरमेंट आपको साफ साफ दिख रहा है और गौतम गंभीर जिस तरह से उनको प्रेफर करते हैं बाकी और सारे खिलाड़ियों के ऊपर, तो वो वनडे टीम का भी हिस्सा हो सकते हैं। हालांकि वो थे तो T20 में भी, T20 वर्ल्ड कप में भी एक मैच उनको खिलाया था इंडिया की टीम के लिए। हालांकि अब उनका रोल जो है वो इस IPL में कंप्लीटली चेंज हो गया है। वो T20 में अगर एक भी ओवर की गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं ढंग से तो फिर एज ए ऑलराउंडर ही खेल सकते हैं, वो एज ए बैट्समैन तो नहीं खेल सकते। उनसे बेटर बैट्समैन जो है वो इंडिया के पास मौजूद हैं, तो ऐसे में उस लॉजिक से उनको नहीं सेलेक्ट करना चाहिए। बट आप जानते हैं कि वाशिंगटन सुंदर जो है वो गौतम गंभीर बहुत पसंद करते हैं उनको और हर फॉर्मेट में वाशिंगटन सुंदर को जो है वो आगे बढ़ाया गया है। कुछ प्लेयर हैं जिनको इंडियन क्रिकेट में जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रोटेक्ट किया गया है, ज़्यादा आगे बढ़ाया गया, जो भी रीज़न है उसके पीछे, तो आइदर वो वनडे में होंगे या यहाँ पर होंगे, एक जगह पर तो वो पक्का होंगे। उसके अलावा शिवम दुबे तो रहेंगे क्योंकि शिवम दुबे तो T20 टीम का इंटीग्रल पार्ट हैं। और फास्ट बॉलिंग में इनको देखना पड़ेगा कि अर्शदीप सिंह के साथ जो है वो हर्षित राणा जो इंजर्ड हो गए थे तो वापसी कर रहे हैं, तो उनको एक तो शामिल किया जा सकता है। हालांकि वो तो ODI टीम का भी इंटीग्रल पार्ट है, बट मुझे ऐसा लगता है कि T20 में आपको 4 ओवर के साथ शुरुआत करनी है और बॉडी पर धीरे धीरे करके वर्कलोड डालना है, तो उनकी शुरुआत शायद यहाँ से हो सकती है कि वो इंडिया की T20 टीम का हिस्सा हों। उसके अलावा जो है वो यश ठाकुर हो सकते हैं एक फास्ट बॉलर जिनको सेलेक्ट किया जा सकता है। तो ये 3-4 फास्ट बॉलर हैं और मेरे हिसाब से जो है वो ये फाइनल 15 बन रही है। आपके हिसाब से क्या बन रही है? आप अपनी फाइनल 15 कमेंट करके बता दीजिए जो एशियन गेम्स के लिए सेलेक्ट होने वाली है। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बाकी जो इंडिया ए की ट्रायंगुलर सीरीज है उस पर वीडियो, टेस्ट सीरीज पर वीडियो, अफगानिस्तान के खिलाफ ODI सीरीज पर वीडियो, वो सब आपके लिए बहुत जल्दी आने वाला है, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।